चंदनपुर नाम के गांव में दीनू नाम का एक किसान रहता था। जमीन के छोटे से टुकड़े में वो जड़ी बूटियां उगाता था। गांव में उसके हाथ की बनी दवा असर करती थी, लेकिन दीनू फिर भी बहुत गरीब रहता था। उसकी असली दौलत थी उसकी बेटी बिजली। बिजली अपने नाम की तरह ही दिमाग से भी बिजली की तरह तेज थी। हे भगवान, ये कैसा साल आया है। इस साल बारिश ने ऐसा धोखा दिया कि जड़ी बूटियां भी ठीक से पनप नहीं पाई। अब गुजारा कैसे चलेगा? घर में अनाज का दाना तक नहीं बचा, ऊपर से सेठ मक्खन लाल का कर्जा भी सिर पर भूत की तरह सवार है। कैसे चुकाऊंगा मैं ये सब? आप चिंता क्यों करती हो बापू? हिम्मत रखिए, भगवान ने हमें बनाया है तो रास्ता भी वही दिखाएगा। जब तक आपकी बेटी है, आपको फिक्र करने की जरा भी जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना आपके साथ। कैसे फिक्र ना करूं बेटी, कैसे ना सोचूं? सेठ का कर्जा कैसे उतरेगा? वो घमंडी सेठ किसी की मजबूरी बिल्कुल भी नहीं समझता। उसका दिल तो पत्थर का है। अगर उसका कर्जा वक्त पर नहीं चुकाया तो वो हमारी ये छोटी सी जमीन भी हड़प लेगा और हम सचमुच भूखों मर जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे हम? क्या करेंगे? अब कैसे गुजारा होगा बेटी? तू ही बता, क्या सोच रहा है तुझे? बापू, आप बस ईश्वर पर भरोसा रखो। देखना, कोई न कोई उपाय जरूर निकलेगा, कोई मदद जरूर आएगी। और हाँ, ईश्वर उस लालची सेठ को भी उसके कर्मों का फल देगा। एक ना एक दिन उसे सबक जरूर सिखाएंगे। आप बस हौसला बनाए रखिए। उसी गांव में एक सेठ मक्खन लाल रहता था। उसकी नजर दीनू की उस छोटी सी जमीन पर थी, जहां खास किस्म की जड़ी बूटियां उगती थीं। वो जानता था कि शहर में उन जड़ी बूटियों की अच्छी कीमत मिल सकती है और वो इससे मोटा मुनाफा कमा सकता है। अरे सुनो रे, कहाँ मर गए दोनों? वो दीनू की जमीन किसी भी तरह मुझे चाहिए ही चाहिए, समझे? इस बार सूखा पड़ा है, उसकी फसल चौपट हो गई है। वह जरूर कर्ज नहीं चुका पाएगा। यही सही मौका है उसे दबोचने का, उसकी गर्दन पकड़ने का। हाँ सेठ जी, बिल्कुल सही मौका है। एकदम सही फरमाया आपने। इस बार तो वो कहीं का नहीं रहेगा। इस बार तो वो हमारे चंगुल से नहीं बच पाएगा। आप कहें तो जाकर धमका दें। 2 लठ मारेंगे तो सारी हैकड़ी निकल जाएगी। सीधा जमीन आपके नाम कर देगा। अरे मूर्खों, बेवकूफों, धमकाने से नहीं, अकल से काम लेना होगा। अकल से उसे तो ऐसे जाल में फंसाना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कोई कहे भी नहीं कि सेठ ने जबरदस्ती की। मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरकीब है। तरकीब? वाह सेठ जी वाह, कैसी तरकीब सेठ जी? हमें भी बताओ ना। अरे हीरा, सब्र रख, कल सुबह देखना मैं क्या करता हूँ। तुम बस देखते जाओ कैसे दीनू खुद अपनी जमीन मेरे हवाले करता है। अगले दिन सुबह सेठ मक्खन लाल दीनू के दरवाजे पर पहुंच गया, चेहरे पर झूठी हमदर्दी ओढ़े हुए, जैसे बड़ा भला मानस हो। अरे दीनू, कैसा है रे तू? ये क्या हाल बना रखा है? सुना है बड़ी परेशानी में है आजकल। फसल भी ठीक नहीं हुई सुना है, और मेरा कर्ज भी चुकाना है तुझको। भाई, रात भर मुझे नींद नहीं आई। मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही थी। हाँ सेठ जी, आप सही कह रहे हैं। वक्त थोड़ा मुश्किल है। क्या बताऊं सेठ जी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं? हाथ बिल्कुल तंग है। अगर आपकी मेहरबानी होगी, थोड़ी दया दृष्टि होगी, तो कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी मोहलत मिल जाएगी। बस इस मुश्किल वक्त से निकल जाऊं सेठ जी। अरे दीनू भाई, तुम तो अपने ही आदमी हो। मेहनत की क्या बात है? मैं तो तुम्हारा कर्ज माफ करने को भी तैयार हूँ। हाँ भाई, बिल्कुल माफ। बस मेरी 2 छोटी छोटी शर्तें मान लो। तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा भी हो जाएगी और कर्ज भी माफ हो जाएगा। और मैं तो हमेशा तुम्हारा भला ही सोचता हूँ। तुम जानते हो ना,
हाँ, कर्ज माफ, पूरा कर्ज। सेठ जी आप सच कह रहे हैं? 2 शर्तें बताइए सेठ जी, कौन सी शर्तें हैं? मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए सेठ जी? आप जो भी कहेंगे वो सब करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा कर्ज उतर जाए। देखो दीनू, बात बहुत सीधी है। कल सुबह गांव की चौपाल पर पंचायत जुड़ेगी। तुम्हें सबके सामने और पंचों के सामने मेरे 2 आसान से सवालों का जवाब देना होगा। पहला सवाल तुमसे पूछूंगा और दूसरा सवाल तुम्हारी बेटी बिजली से। अगर तुमने पहला सवाल हल कर दिया तो तुम समझो तुम्हारा आधा कर्ज माफ हो गया, और अगर दूसरा सवाल तुम्हारी बेटी ने हल कर दिया तो पूरा का पूरा कर्ज माफ, 1 पैसा नहीं देना होगा। लेकिन जरा ध्यान से सुनना, अगर पहला ही सवाल हल नहीं कर पाए तो तुम्हें अगले 1 साल तक मेरे घर पर बिना तनख्वाह के मुफ्त में काम करना होगा, समझे? और अगर पहला हल कर दिया पर दूसरा तुम्हारी बेटी नहीं कर पाई तो आधा कर्ज तो माफ होगा, ये तो पक्का है। पर तुम्हें अपनी वो जड़ी बूटी वाली प्यारी सी जमीन का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। बोलो बोलो बोलो, मंजूर है? ये देखो, मैंने शर्तों का कागज भी तैयार कर रखा है, सोच लो और लगा दो अंगूठा। 2 सवाल पंचायत में? सेठ जी मैं अनपढ़ आदमी हूँ, कहाँ मैं और कहाँ आपके टेढ़े सवाल। मैं आपकी बराबरी कैसे कर पाऊंगा भला? और जमीन मेरी पुरखाओं की जमीन है ये। अरे दीनू भाई, क्यों परेशान होते हो खामखा? इतना कठिन सवाल भी नहीं पूछूंगा मैं, बच्चों वाले सवाल होंगे। इतना आसान सवाल होगा कि अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो बच्चा भी समझ जाएगा। अब सोच लो, कर्ज माफ हो रहा है तुम्हारा। दीनू सोच में पड़ा ही था कि तभी बिजली घर से बाहर आई। उसने दरवाजे के पीछे से सेठ की सारी बातें सुन ली थीं। पिताजी रुकिए 1 मिनट। सेठ जी प्रणाम। आपकी परीक्षा वाली बात तो ठीक है, हमें मंजूर है, पर ये शर्तें थोड़ी टेढ़ी लग रही हैं, उलझी हुई सी। अगर आप इजाजत दें तो हम इन्हें थोड़ा सीधा करें, सबके समझने लायक। अरे वाह, दीनू की बेटी तो बड़ी तेज निकली, बाप से ज्यादा होशियार लगती है। बोल छोकरी, क्या सीधा करना है तुझे इन शर्तों में? क्या बदलना चाहती है? सेठ जी शर्त यूँ होगी, ध्यान से सुनिए। पहला सवाल आप पिताजी से पूछेंगे, जैसे आपने कहा। अगर वो हार गए तो शर्त के मुताबिक उन्हें साल भर आपके यहाँ बिना तनख्वाह के काम करना होगा, लेकिन तभी तक जब तक दूसरे सवाल का फैसला ना हो जाए। अगर वो जीत गए तो आधा कर्ज माफ करना होगा। यहाँ तक ठीक है ना सेठ जी? हाँ हाँ, ये ठीक है, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं। आगे बोल। फिर दूसरा सवाल आप मुझसे पूछिएगा, पूरी पंचायत के सामने। अगर मैं हारी तो पिताजी को बचा हुआ आधा कर्जा चुकाना होगा और साथ ही अपनी आधी जमीन भी आपको देनी होगी, ठीक जैसा आपने कहा था। लेकिन अगर मैं जीत गई तो पिताजी का बचा हुआ आधा कर्ज भी पूरी तरह माफ होगा और आपके शर्त हारने के हट जाने के तौर पर पिताजी के मूल कर्ज की 2 गुनी रकम आपको पिताजी को देनी होगी। बोलिए सेठ जी, मंजूर है आपको? 2 गुनी रकम? छोकरी, तेरा हौसला तो मानना पड़ेगा, बहुत जुबान चलती है तेरी। चल, मुझे मंजूर है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा दूसरा सवाल इतना मुश्किल होगा कि तू क्या, तेरा बाप भी हल नहीं कर पाएगा। सेठ के जाने के बाद बेटी बिजली, तुमने ये क्या किया? कैसी शर्त मान ली? 2 गुनी रकम का लालच दे दिया उसे। अगर तू हार गई तो हम तो कहीं की नहीं रहेंगे बेटी। बापू आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप देख नहीं रहे, सेठ लालच और घमंड में अंधा हो गया है। उसे लग रहा है वो हमें आसानी से हरा देगा। आप बस हिम्मत रखिए और शांत रहिए। पहली पहेली पर ध्यान दीजिए, उसे हल करने की कोशिश कीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। सेठ को उसी के जाल में फंसाएंगे। देखिएगा। अगली सुबह गांव की चौपाल पर भीड़ जमा थी। मुखिया जी और पंच अपनी जगह पर विराजमान थे।
हाँ भाई, पंचायत बैठी है, सब लोग शांत हो जाए, पंचायत शुरू की जाए। सेठ मक्खनलाल, बताओ दीनू के लिए तुम्हारा पहला सवाल क्या है? जल्दी पूछो। पहला सवाल बहुत आसान है, एकदम पानी जैसा। दीनू ध्यान से सुन कान खोलकर। वो क्या है जो हमेशा आता तो है पर पहुंचता कभी नहीं? बोलो दीनू, क्या है वो चीज? सोच समझ कर बोलना। सवाल सुनकर दीनू गहरी सोच में पड़ गया। गांव वाले भी आपस में कानाफूसी करने लगे। सेठ जी, आता है पर पहुंचता नहीं। सूरज? नहीं नहीं, सूरज तो पहुंचता है। हवा तो हर जगह पहुंचती है सेठ जी। अरे नहीं, मुझे नहीं पता इसका सही जवाब सेठ जी, मैं हार मानता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, कहा तुम अनपढ़ किसान और कहा मेरी अकलमंदी वाली पहेलियां। अरे इसका जवाब था आने वाला कल। अब तुझे मेरे यहाँ 1 साल तक काम करना होगा। अब तेरी बारी है छोकरी। हिम्मत तो बहुत दिखाई थी कल, अब दिखा अपनी होशियारी। सुन मेरा दूसरा सवाल और कान खोलकर सोच ले। तेरे एक जवाब पर तेरे बाप का बचा हुआ कर्जा और उसकी प्यारी जमीन टिकी है। चल बता, इस वक्त, ठीक इसी वक्त मेरे मन में क्या चल रहा है? बता सकती है तो बता, हिम्मत है तो बता। चौपाल पर एकदम सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन बिजली शांत थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। सेठ जी, आपका सवाल तो बड़ा टेढ़ा है, पर इसका जवाब उतना ही सीधा है। आप इस वक्त अपने मन में सोच रहे हैं कि काश दीनू की भलाई हो, उसका सारा कर्ज माफ हो जाए और शर्त के अनुसार उन्हें 2 गुनी रकम भी मिल जाए। हाँ सेठ जी, आप यही सोच रहे हैं। बिजली का जवाब सुनकर सेठ मक्खनलाल का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। गांव वाले भी चौंक गए। किसी को समझ नहीं आया कि बिजली ने क्या कहा। फिर धीरे धीरे बात समझकर सभी लोग हंसने लगे। क्या बकवास है ये? झूठ, सरासर झूठ। मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगा? पागल हो गई है ये लड़की। तू झूठ बोल रही है, सरासर झूठ। सेठ जी, मैंने तो वही कहा जो आप सोच रहे थे। इसमें झूठ क्या है? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप सबके सामने, पंचों के सामने कह दीजिए कि आप दीनू का भला नहीं सोच रहे थे। कहिए सेठ जी, सबके सामने ऐलान कीजिए कि आप नहीं चाहते कि मेरे बापू का कर्ज माफ हो और उन्हें शर्त के मुताबिक 2 गुनी रकम मिले। अब सेठ मक्खनलाल बुरी तरह फंस गया। काटो तो खून नहीं। अगर वो कहता हाँ तो वो मान लेता कि वो दीनू की भलाई चाहता है और इस तरह वो शर्त हार जाता और उसे 2 गुनी रकम देनी पड़ती। और अगर वो कहता कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा था, तो वो पूरी पंचायत के सामने ये कबूल कर लेता कि वो एक गरीब किसान का बुरा चाहता है। उसकी झूठी हमदर्दी का पर्दाफाश हो जाता और मुखिया जी तथा गांव वालों की नजरों में भी वो गिर जाता। क्यों सेठ मक्खनलाल, तुम चुप क्यों हो गए? क्या बिजली सच कह रही है? क्या तुम वाकई दीनू की भलाई ही सोच रहे थे, या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम उसका बुरा सोच रहे थे और उसका कर्ज माफ ना हो और उसको 2 गुनी रकम ना मिले? मैं वो मुखिया जी, अरे आप भी क्या बच्चों की बातों में आ गए। ये छोकरी ये चालाकी कर रही है, इसने मुझे बातों के जाल में फंसा दिया। अरे सवाल तुमने पूछा था, कोई आसान सवाल नहीं था वो। बिजली ने उसका ऐसा जवाब दिया कि तुम ना तो उसका जवाब हाँ दे पा रहे हो और ना तुम्हारा हकलाना और तुम्हारी घबराहट साफ बता रही है कि बिजली ने तुम्हें तुम्हारे ही बुरे जाल में, तुम्हारे ही जाल में हरा दिया है। बिजली यह शर्त जीत गई। हाँ हाँ, मुखिया जी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही फैसला। बिजली जीत गई, सेठ हार गया। गांव वालों ने खुशी से शोर मचाना और तालियां बजाना शुरू कर दिया। बिजली जीत गई और सेठ हार गया। 2 गुनी रकम दो, 2 गुनी रकम दो।
अरे नहीं, ये धोखा है, सरासर धोखा। मैं यह फैसला नहीं मानता। सेठ जी, शर्त तो आपको याद है ना, या भूल गए? मेरे जीतने पर पिताजी का पूरा कर्ज माफ होगा। मुखिया जी और पंचों के दबाव में और गांव वालों के बढ़ते शोर और गुस्से के आगे सेठ मक्खन लाल की एक न चली। उसे सबके सामने दीनू का पूरा कर्ज माफ करने का ऐलान करना पड़ा और साथ ही अपनी थैली से गिनकर दीनू को उसके मूल कर्ज की 2 गुनी रकम भी देनी पड़ी। मेरी शेरनी बेटी, मेरी बहादुर बेटी, आज तूने ना सिर्फ मेरा कर्जा माफ करवाया बल्कि मेरी इज्जत भी बचा ली। उस लालची घमंडी सेठ को ऐसा सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटी। बापू, ये आपकी ईमानदारी, आपकी नेकी और गांव वालों के साथ और आशीर्वाद की जीत है। उस दिन के बाद से सेठ मक्खनलाल की चालाकी और धूर्तता गांव में किसी काम न आई। लोग उससे कतराने लगे। सब लोग बिजली की चतुराई और दीनू की ईमानदारी की बातें करते थे। दीनू और बिजली ने मिलकर खूब मेहनत की, जड़ी बूटियों की खेती को और बढ़ाया और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी।